आज हम वेनेजुएला की बात करने वाले हैं, जहां कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अमेरिकी फौजों ने 3 जनवरी को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस पर जाहिर है तरह तरह की बातें हो रही हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास आज इसी विषय पर अब्दुल्ला मंसूर का एक लेख है जिसका शीर्षक है वेनेजुएला का संकट, तेल, तख्तापलट और जंगल राज। ये लेख आज ही मतलब 8 जनवरी 2026 को प्रकाशित हुआ है और इस पूरे मामले पर एक बहुत ही कह सकते हैं कि तीखा और आलोचनात्मक नजरिया पेश करता है। तो आज हम इसी नजरिए की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि उनके तर्क क्या हैं और ये कहानी कितनी उलझी हुई है। बिल्कुल, और ये मामला इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि यहाँ 2 अलग-अलग कहानियां एक साथ चल रही हैं। एक कहानी वो है जो अमेरिका आधिकारिक तौर पर दुनिया को बता रहा है। अच्छा। वो ये कि मादुरो एक ड्रग तस्कर है, तानाशाह हैं, मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले नेता हैं। उन पर नार्को टेररिज्म जैसा गंभीर इल्जाम लगाकर उन्हें न्यूयॉर्क की एक अदालत में पेश करने की तैयारी है। और दूसरी कहानी क्या है? दूसरी कहानी वो है जो ये लेख पेश करता है। इसके मुताबिक ये सब एक दिखावा है, एक प्रोपेगेंडा है जिसका असली मकसद कुछ और ही है। लेख का तर्क है कि इस पूरी कार्रवाई के केंद्र में वेनेजुएला की जमीन के नीचे दबी दौलत है। तेल। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार। ये कहानी तेल की है, साम्राज्यवाद की है और 21वीं सदी में एक देश की संप्रभुता को कुचलने की है। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। अमेरिका का आरोप है नार्को टेररिज्म। ये सुनने में बहुत भारी भरकम शब्द लगता है। लेख के मुताबिक इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ ड्रग्स की तस्करी से जुड़ा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, लेख इसे एक राजनीतिक हथियार के तौर पर दिखाता है। किसी पर सिर्फ ड्रग तस्करी का आरोप लगाना उसे एक अपराधी बनाता है। लेकिन जैसे ही आप उसमें टेररिज्म यानी आतंकवाद शब्द जोड़ देते हैं, आप उसे पूरी दुनिया के लिए खतरा घोषित कर देते हैं। अच्छा। नार्को टेररिज्म का आरोप लगाकर अमेरिका किसी व्यक्ति या सरकार को सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि एक आतंकवादी संगठन के बराबर खड़ा कर देता है। समझ गया। इससे उन पर सैन्य कार्रवाई करना और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना वो आसान हो जाता है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को हर कोई जायज मानता है ना। सही बात है। मतलब ये सिर्फ एक कानूनी आरोप नहीं बल्कि एक भू राजनीतिक दाव है। तो अगर लेख के मुताबिक ये सब तेल के लिए है तो ये तो बहुत बड़ा आरोप है। क्या ये सिर्फ एक दावा है या लेख इसके पीछे कोई ऐतिहासिक संदर्भ भी देता है? हाँ, और यहीं पर यह विश्लेषण और भी गहरा हो जाता है। लेखक इस कार्रवाई की जड़ें आज में नहीं बल्कि 200 साल पुराने एक सिद्धांत में बताते हैं, जिसे मुनरो सिद्धांत या मुनरो डॉक्ट्रिन कहा जाता है। मुनरो सिद्धांत, हाँ, स्कूल में पढ़ा था लेकिन अब थोड़ा धुंधला सा हो गया है। क्या था ये असल में? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये 1823 में अमेरिका की एक तरह से घोषित नीति थी कि जो यूरोपीय ताकतें हैं वो अमेरिकी महाद्वीपों में, मतलब उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगी। अच्छा, मतलब एक तरह से कहना था कि ये हमारा इलाका है। बिल्कुल। समय के साथ ये हस्तक्षेप न करे वाली बात, ये पूरा इलाका हमारे प्रभाव क्षेत्र में है, में बदल गई। और लेख का तर्क है कि मौजूदा अमेरिकी सरकार ने इसी का एक नया आक्रामक रूप बनाया है, जिसे वो मजाक में डॉन रू सिद्धांत, डॉन रो डॉक्ट्रिन कहते हैं। डॉन रू सिद्धांत? हाँ, जो अमेरिका को पूरे इलाके का स्वर घोषित थानेदार बना देता है। यानी ये कोई नई बात नहीं है, बस तरीका नया है। बिल्कुल। लेख याद दिलाता है कि अमेरिका ने पिछले 100 सालों में लैटिन अमेरिकी देशों में दर्जनों बार सरकारें गिराई हैं, कभी सीधे सेना भेजकर तो कभी तख्ता पलट करवाकर। इस बार तर्क ये दिया जा रहा है कि वेनेजुएला रूस और चीन जैसे विदेशी दुश्मनों का अड्डा बन गया था। लेकिन असल निशाना कौन है? अगर हम इस विश्लेषण की माने तो असल निशाना चीन का बढ़ता प्रभाव है, जो उसने वेनेजुएला को भारी कर्ज देकर और बदले में तेल के सौदे करके हासिल किया था। तो लेख यही कह रहा है कि ये एक तरह की सीधी चोरी है जिसमें शेवरॉन जैसी अमेरिकी तेल कंपनियों के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। हाँ, और लेखक इसकी तुलना सीधे सीधे 1953 में ईरान से करते हैं। ईरान से? जी, जहां CIA ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को सिर्फ इसलिए गिरा दिया क्योंकि उसने अपनी तेल इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। या फिर 2003 के इराक युद्ध से, जहां विनाशकारी हथियारों का बहाना बनाकर हमला किया गया, लेकिन बाद में सब जानते हैं कि असली खेल तेल के कुओं पर कब्जे का था। लेख में दोहरे मापदंड का भी जिक्र है।
एक तरफ सऊदी अरब और कतर जैसे देशों से दोस्ती जहां राजशाही है, और दूसरी तरफ वेनेजुएला में लोकतंत्र के नाम पर हस्तक्षेप। और यही इस लेख का एक मुख्य बिंदु है। ये बताता है कि लोकतंत्र और मानवाधिकार जैसे शब्दों को कैसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और वो भी सिर्फ उन देशों के खिलाफ जो अमेरिकी हितों के आगे झुकने से इनकार करते हैं। ये तो हुई जियोपॉलिटिक्स की बात, लेकिन किसी देश पर हमला करने से पहले एक माहौल भी बनाना पड़ता है ना? लेख में एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी जिक्र है, ये क्या है? हाँ, ये सिर्फ बंदूकों और टैंकों की लड़ाई नहीं है, ये विचारों की भी लड़ाई है। लेख के मुताबिक मादुरो के सिर पर करोड़ों डॉलर का इनाम रखना, वेनेजुएला के तट के पास समुद्र में जंगी जहाज तैनात करना और उसी समय एक विपक्षी नेता को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजना, ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। एक मिनट, लेकिन क्या विपक्षी नेता को नोबेल पुरस्कार देना हमेशा एक भू राजनीतिक चाल होती है? क्या ये संभव नहीं कि वो वाकई इसके हकदार हों, जैसा कि कई मानवाधिकार संगठन मानते होंगे? लेख इस विरोधाभास को कैसे देखता है? देखिए, लेख इस संभावना से इनकार नहीं करता कि वो व्यक्ति अपने आप में सम्मान का हकदार हो सकता है, लेकिन वो इस घटना की टाइमिंग पर सवाल उठाता है। अच्छा। उसका तर्क है कि जब आप किसी देश पर हमला करने की तैयारी कर रहे हों और ठीक उसी समय आप उस देश के विपक्षी नेता को दुनिया का सबसे बड़ा शांति पुरस्कार दिलवाते हैं, तो ये आपके हस्तक्षेप को एक नैतिक जामा पहना देता है। ये दुनिया को संदेश देता है कि हम हमला नहीं कर रहे हैं, हम तो एक शांति प्रिय लोकतांत्रिक नेता की मदद कर रहे हैं। मतलब एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। और क्या इसका कोई घरेलू राजनीतिक पहलू भी है? मतलब अमेरिका के अंदर की राजनीति से इसका कोई लेना देना है? हाँ, और यहाँ लेखक 1997 की एक बहुत मशहूर फिल्म वैग द डॉग का हवाला देते हैं। वैग द डॉग, हाँ देखी है। उस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक अमेरिकी राष्ट्रपति एक स्कैंडल से ध्यान भटकाने के लिए एक नकली युद्ध छेड़ देता है। लेखक का मानना है कि ये ऑपरेशन भी घरेलू मोर्चे पर ट्रंप की गिरती लोकप्रियता और एप्स्टीन फाइल्स जैसे बड़े घोटालों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए रचा गया एक राजनीतिक तमाशा हो सकता है। सत्ता बचाने के लिए एक भारी दुश्मन बनाना। हाँ, एक बहुत पुरानी और आजमाई हुई चाल है। लेकिन सिर्फ सेना भेजना या प्रोपेगेंडा करना ही काफी नहीं होता, खासकर जब देश की अर्थव्यवस्था तेल पर टिकी हो। क्या लेख में इस बात का जिक्र है कि अमेरिका ने आर्थिक मोर्चे पर क्या किया? बिल्कुल, और शायद ये इस पूरी कहानी का सबसे क्रूर पहलू है। सैन्य कार्रवाई तो अभी हुई है, लेकिन आर्थिक घेराबंदी कई सालों से चल रही है। वेनेजुएला पर 900 से ज्यादा पाबंदियां लगाई गई हैं। 900 ही संख्या ही चौंकाने वाली है। इसका असल में मतलब क्या होता है एक देश के लिए? क्या वो कुछ भी खरीद बेच नहीं सकते? लगभग वैसा ही है। लेख इसे आर्थिक घुटन कहता है। इन पाबंदियों को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई सब एक साथ बंद कर दिया जाए। ओह अच्छा। वो पैसा कमा तो सकता है, लेकिन उसे ना तो आसानी से इस्तेमाल कर सकता है, ना कहीं से उधार ले सकता है। अब सोचिए, यही चीज पूरे देश के साथ हो रही है। तो मतलब वो दुनिया से कट जाते हैं एक तरह से। हाँ, वेनेजुएला अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से लोन नहीं ले सकता, अपने केल के पैसे को आसानी से अपने देश में नहीं ला सकता, और यहाँ तक कि जरूरी दवाएं या मशीनरी के पुर्जे आयात करने में भी उसे मुश्किल होती है, क्योंकि कोई भी कंपनी अमेरिकी पाबंदियों के डर से उनसे व्यापार नहीं करना चाहती। और इन पाबंदियों का असर क्या हुआ है जमीन पर? बहुत भयानक। लेख इन पाबंदियों को धीमे जहर की संज्ञा देता है। इनकी वजह से वेनेजुएला का तेल उत्पादन, जो कभी 35 लाख बैरल रोजाना हुआ करता था, वो घटकर सिर्फ 8 लाख बैरल रह गया है। सिर्फ 8 लाख? जी। खाने पीने की चीजों और दवाओं के आयात पर रोक को सामूहिक सजा जैसा बताया गया है, जिसने देश में भुखमरी और बीमारियों का संकट पैदा कर दिया है। इसी वजह से आज वेनेजुएला की एक बहुत बड़ी आबादी, लाखों लोग देश छोड़ने पर मजबूर है। और लेख में इस बात का भी जिक्र है कि एक तरफ अमेरिका अपनी पाबंदियों से ये शरणार्थी संकट पैदा करता है, और दूसरी तरफ उन्हीं शरणार्थियों को अपने देश में आने से रोकने के लिए दीवारें खड़ी करता है। ये तो अपने आप में एक अजीब विरोधाभास है। हाँ, ये उस दोहरे मापदंड को साफ तौर पर उजागर करता है, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। आप पहले समस्या पैदा करते हैं और फिर उस समस्या के नतीजों के लिए विक्टिम को ही दोष देते हैं। तो इस मुश्किल स्थिति में वेनेजुएला क्या कर रहा है? मतलब क्या उन्होंने हार मान ली है? नहीं, और यहीं पर कहानी एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ लेती है। लेख के अनुसार
वेनेजुएला ने एक अनोखा और शायद बहुत जोखिम भरा रास्ता अपनाया है। मदुरो सरकार ने सिर्फ अपनी सेना पर निर्भर रहने के बजाय देश के 80 लाख आम नागरिकों को हथियारबंद किया है। 80 लाख? ये तो सेना से भी कहीं ज्यादा बड़ी संख्या है। ये तो या तो बहुत बड़ी बेवकूफी हो सकती है या फिर एक मास्टर स्ट्रोक। लेख का झुकाव किस तरफ है? लेख इसे एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखता है। ये एक कम्यून मॉडल है जहां अब लड़ाई किसी एक प्रोफेशनल सेना से नहीं, बल्कि हर गली, हर मोहल्ले और हर घर के जन विरोध से है। ये पारंपरिक युद्ध के सारे नियमों को बदल देता है। आप किसी राजधानी पर कब्जा करके देश नहीं जीत सकते जब हर नागरिक एक सैनिक हो। सही बात है। लेख इसे असम्मित प्रतिरोध यानी एसिमेट्रिक रेजिस्टेंस का एक चरम उदाहरण बताता है, जो किसी भी हमलावर सेना के लिए एक बुरे सपने जैसा है। लेख में एक वेनेजुएला की नागरिक का बयान है जो कहता है, उन्होंने हमारा पैसा छीन लिया, हमारी दवाएं छीन ली, अब वे हमारे नेता को भी ले गए। हमारे पास खोने के लिए सिर्फ हमारी इज्जत बची है और उसके लिए हम लड़ेंगे। यह बयान शायद उस कम्यून मॉडल के पीछे की भावना को दर्शाता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जब लोगों को दीवार से लगा दिया जाता है तो वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, और इसका असर सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं है। लेख बताता है कि ये पूरे लैटिन अमेरिका के लिए एक संदेश है। अच्छा। अमेरिका ने कोलंबिया के वामपंथी राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को भी धमकी दी है और मेक्सिको की नई राष्ट्रपति क्लोडिया शाइनबॉम पर कार्टेल राज का आरोप लगाकर वहां भी हस्तक्षेप का बहाना ढूंढना शुरू कर दिया है। तो फिर इन सब का मतलब क्या निकलता है? अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसी कोई चीज है भी या नहीं? राष्ट्रीय कानून का यहाँ खुलेआम मजाक उड़ाया गया है। किसी भी देश की घरेलू अदालत को, जैसे कि न्यूयॉर्क की अदालत, किसी दूसरे संप्रभु देश के राष्ट्राध्यक्ष पर मुकदमा चलाने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब एक चुने हुए राष्ट्रपति को इस तरह दूसरे देश की फौज द्वारा उठा ले जाना अपहरण है और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सीधा सीधा उल्लंघन है। मतलब जिन नियमों और व्यवस्था की बात अक्सर पश्चिमी देश करते हैं वो यहाँ लागू नहीं होते। ऐसा ही लगता है। पश्चिमी देश जिस नियम आधारित व्यवस्था यानी रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं, उसे यहाँ पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि ये नियम तभी तक है जब तक वे उनके अपने हितों के खिलाफ न जाएं। लेख का तर्क है कि अमेरिका का ड्रग कार्टेल वाला बहाना भी उतना ही खोखला है जितना इराक युद्ध के समय विनाशकारी हथियारों का झूठा दावा था। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, भारत जैसे देशों के लिए इसके क्या मायने हैं? लेख इस बारे में क्या कहता है? लेख के अनुसार ये भारत के लिए एक बड़ी परीक्षा की घड़ी है। भारत ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और पारंपरिक रूप से उसकी एक स्वतंत्र विदेश नीति रही है, जिसे रणनीतिक स्वायत्ता कहते हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। जी, रूस और चीन ने तो इस हमले की कड़ी निंदा की है, लेकिन भारत की तरफ से अभी तक एक सधी हुई चुप्पी है या सिर्फ चिंता जताने जैसे बयान आए हैं। तो ये सिर्फ सस्ते तेल या व्यापार का मामला नहीं है? बिल्कुल नहीं। लेख का तर्क है कि यह मामला भारत के लिए सिर्फ वेनेजुएला से सस्ते तेल के आयात का नहीं है, बल्कि अपनी रणनीतिक स्वायत्ता को बचाने का है। अगर भारत और दुनिया के दूसरे बड़े देश इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाई पर चुप रहते हैं तो यह एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। ये ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज को कमजोर कर देगा। सही बात है। यह दुनिया के उन सभी छोटे और मझोले देशों के लिए एक चेतावनी है जो अपनी शर्तों पर अपनी नीतियां बनाना चाहते हैं। तो आज हमने अब्दुल्ला मंसूर के लेख के जरिए वेनेजुएला के इस पूरे संकट को एक खास नजरिए से समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे एक संप्रभु राष्ट्र के नेता की गिरफ्तारी को ड्रग तस्करी का नाम दिया जा रहा है, लेकिन लेख के मुताबिक असली कहानी तेल के विशाल भंडारों पर कब्जे की है। हमने ये भी देखा कि कैसे 200 साल पुराने सिद्धांतों को नया जामा पहनाकर आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है और कैसे आर्थिक पाबंदियों को एक अदृश्य हथियार की तरह इस्तेमाल करके पूरे देश को घुटनों पर लाया जा सकता है। इस लेख का सार यह है कि यह लड़ाई सिर्फ मादुरो की कुर्सी की नहीं है, बल्कि यह फैसला करने की है कि भविष्य की दुनिया अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से चलेगी या जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत से। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल, क्या वेनेजुएला में जो हो रहा है वो भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नया नॉर्मल बन जाएगा, जहां कोई भी ताकतवर देश किसी भी छोटे देश के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए कोई भी बहाना
बना सकेगा। या फिर ये घटना दुनिया के छोटे और हाशिए पर मौजूद देशों को इस तरह की लूट के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रेरित करेगी।